A very good evening, respected dignitaries, dear BMA members, and all the attendees. I, Dr. Aditya Gupta, on behalf of Bhopal Management Association, welcomes you all to this much awaited talk under BMA Leadership Series on the topic How to Build a Strong Immunity and Bring a Balance in Life. I would like to announce to all the participants that this is a recorded session and it will be later uploaded on the BMA official YouTube channel. We are very fortunate to have with us today as our esteemed speaker, Dr. Darshana Soni. Darshana ma'am, हाँ हेलो सर yeah. एंड मैं आप सभी Uh, लोगों को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। uh, may I like to? Wait. Yes. So we are very fortunate to have with us today as our esteemed speaker, Dr. Darshana Joshi ma'am. सोनी She is a doctor, a educationalist, and a counselor, and she is working with different communities of India. She is a BHMS from Government College, BSWC Masters in Counseling, CAFE in Family Education, PGD MH that is in Mental Health, and a YouTuber with the name of homecounselor.com. For a formal welcome and to start of the program, may I now be very privileged to invite the chairman of Bhopal Management Association, Dr. Mahesh Shukla sir, to please deliver the opening remark. Thank you, Dr. Aditya. I welcome Dr. Sangeeta Soni, not Joshi. दर्शना Sangeeta Soni. दर्शना सोनी Soni, and all our executive committee members and BA Bhopal Management Association members who are present here. मैडम की जो प्रोफाइल मैंने देखी, she is working for mental health. She is a doctor, BHMS. She is also family. क्या लिखा था उसमें? I'm just forgetting, but let me see. She said that she is family education from cafe and master in counseling. मुझे बहुत आशा है कि मैडम को सुनने के बाद हम लोग और बेटर बैलेंस मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने में सफल होंगे. So I will not stand between you and her. Let her start the discourse. Thank you very much. थैंक यू सर। Thank you, ma'am. Yes, Darshana, you can start now. ओके सर। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी ऑल बीएमए मेंबर्स को, स्पेशली चिब्बर सर को, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रख सकूं। तो अब हम बिना वक्त को ज़ाया किए बिल्कुल टॉपिक पर बात करेंगे, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, जो कि हमारा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है आज के टाइम का। क्योंकि आप सभी लोग मुझसे उम्र में बड़े भी हैं और एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आप लोगों से जो कुछ भी सीखा है वो मैंने अपनी लाइफ में लाने की कोशिश की है। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आप सभी लोगों का अटेंशन मुझे ज़रूर मिले, बिकॉज 2018 की बात है। 2018 का वो टाइम मुझे याद है जब दिसंबर से पहले की बात है, जब सबसे पहले मैंने मैसेंजर पर मैसेज किया था डॉक्टर राजीव अग्रवाल सर को, और मैं उन्हें जानती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं जानती थी। और जब मैंने सर को मैसेज किया तो मैंने इसलिए मैसेज किया क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि वो बोलते कैसे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है वो हमारे माइंड से जनरेट होती है। हमारा मेंटल लेवल अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारी इम्यूनिटी कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले मुझे मेरे माइंड में ये पता करना था कि डॉक्टर राजीव अग्रवाल सर कौन है और वो किस तरह से बोलते हैं, ताकि उनकी बात में ऐसा क्या है जो लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें मैसेंजर पे मैसेज किया, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, एक अनजान इंसान की तरह मैंने उनको मैसेज किया था और मुझे यकीन नहीं था कि मुझे वो रिस्पांस मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। सर ने मुझे रिस्पांस दिया और कहा कि नहीं, हाँ मैं उनके सेशन सुन सकती हूँ। और मुझे आज भी वो दिन याद है जब एक बैंक ऑफ इंडिया में एक बैंक में सर सेशन लेने के लिए जा रहे थे और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि नहीं मैं वहाँ आ सकती हूँ और सुन सकती हूँ। तो यही मेरा कहना है कि जो कुआं होता है जिसमें पानी भरा होता है वो प्यासे के पास में नहीं पहुंचता है। तो डेफिनेटली जिसे प्यास लगी होती है वही कुएं के पास में पहुंचता है। तो हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का डेवलपमेंट वहीं से शुरू हो जाता है जब हम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे अंदर अगर सीखने की ललक है तो डेफिनेटली हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से हमारा कोई रिलेशन पहले था ही नहीं।
तो ये मेरा ओपिनियन है सभी लोगों के लिए। सबसे पहले तो कि इम्यूनिटी को हम समझते हैं अपने माइंड से, और माइंड को जनरेट करने के लिए, माइंड की पॉजिटिविटी को जनरेट करने के लिए हमें हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ सीखना होता है। आज ही के दिन में जो है, आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज ही के दिन मेरे ब्रदर की मैरिज फंक्शंस स्टार्ट हुई हैं। तो आज उसका पहला मैरिज फंक्शन है, और फिर भी मैंने बीएमए के फंक्शन के लिए, बीएमए के इस प्रोग्राम के लिए मैंने हाँ कहा, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में बैलेंस करना आना चाहिए। अगर मैं खुद अपनी लाइफ में, कैन यू हियर मी सर? यस यस सर। अगर मैं खुद अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाती हूँ, तो मैं दूसरों को भी नहीं बोल सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कीजिए। तो आज जब मैरिज फंक्शंस हमारे घर में स्टार्ट हुए हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं, जो सेशन का टाइम है वो सेशन का टाइम ही होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि बाय प्रोफेशन मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक मेडिकल डॉक्टर। तो इम्यूनिटी के मामले में अगर हम बात करें तो हाँ, होम्योपैथिक मेडिकल साइंस वो मेडिकल साइंस है दुनिया का जहाँ पर बीमारी को जड़ से खत्म करने की बात कही जाती है। दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है, चाहे वो एलोपैथिक मेडिकल साइंस हो, आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस हो, या फिर नेचुरोपैथी हो। दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इसलिए हम लोगों को डिपेंडेंसी रहती है कि जो भी केस हमारे पास में आता है, हम उस केस को उस वक्त रेफर कर देते हैं जब हमें लगता है कि नहीं, हमारे पास में बिल्कुल भी वक्त नहीं, इमरजेंसी है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास में कोई एक्सीडेंटल केस आया, तो डेफिनेटली मुझे 108 नंबर पर फोन लगाना पड़ेगा और इमरजेंसी के मरीज को इमरजेंसी के पास से भेजना पड़ेगा। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि आज हमारे समय में, आज हमारे पास में ऐसे बहुत सारे मरीजों की संख्या है जो कि हर दिन को अपना इमरजेंसी बना के रखे हैं, जबकि हर दिन इमरजेंसी नहीं होता है। अगर किसी को हेडेक हो रहा है, तुरंत टैबलेट ले लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सप्रेस कर लेते हैं। उनके इमोशंस क्या है, उनके इमोशंस की वैल्यू क्या है, वो अपने इमोशंस की वैल्यू को समझते ही नहीं है। बिल्कुल टैबलेट खा के वो अपनी प्रॉब्लम को सप्रेस कर लेते हैं। हम चाहे गर्ल की बात करें, बॉय की बात करें, या फिर हम किसी भी उम्र दराज व्यक्ति की बात करें, लेकिन आज के समय में जल्दबाजी इतनी ज्यादा मची हुई है कि चाहे हम स्किन प्रॉब्लम की बात करें, हम हेडेक की बात करें, नॉर्मली बॉडी पेन की बात करें, लोग पेन किलर्स लेके अपने आप को, अपनी बीमारी को दबा लेते हैं। और आगे चलते हुए मैं बताना चाहूंगी कि अगर हम सुबह से उठते हैं, तो सुबह से उठकर रात को सोने तक का हमारा जो रूटीन है, पूरे 24 घंटे का जो रूटीन है, वो हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। हम जब सुबह जागते हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे जब भी हम जागते हैं, तो उसके बाद बहुत सारे मैक्सिमम लोग आज भी समय की कमी का हवाला देते हुए एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी करना जरूरी नहीं समझते हैं। और सेकंड थिंग ये है कि जब भी हम सुबह उठते हैं, तो हम कौन सा टूथब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा टूथपेस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स हम कभी चेक नहीं करते हैं। आज के टाइम में हम देखेंगे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जैसे कि वैक्सीन के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक छात्र ने मुझसे डायरेक्टली ये कहा कि कैंसर का कोई भी रिलेशनशिप इम्यूनिटी के साथ में नहीं होता है। मैं सुनकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई कि कोई भी नेशनल टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट ऐसा कैसे बोल सकता है कि कैंसर का कोई रिलेशन नहीं इम्यूनिटी के साथ में। जब हम सुबह उठते हैं बिस्तर पे से, वहीं से हमारा माइंड वर्क करना इतना तेजी से स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम उसका वैसा यूज नहीं कर रहे जैसा कि हमें करना चाहिए। हम सभी को पता है कि जो टूथपेस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े बगैर हमें उससे अपने टिथ को टच नहीं करना चाहिए। या हम बोले कि जो टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अगर फ्लोराइड कंटेंट है, आप में से शायद काफी लोगों को पहले से पता होगा कि जो भी टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं उसमें फ्लोराइड कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर हम आज के टाइम में मास्क की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मास्क की बातें कर रहे हैं, मास्क को वैक्सीन समझ रहे हैं। बहुत न्यूज़पेपर में बड़े बड़े ऐड आते हैं कि मास्क ही वैक्सीन है, मास्क ही लाइफ है, मास्क ही सब कुछ है। लेकिन अगर आप अपने 24 घंटे की लाइफ को देखोगे ना, तो आपको ये फील होने लगेगा कि मास्क तो बहुत दूर की बात है। बहुत छोटी छोटी बातें अगर हमने उनको ही सुधार लिया ना, तो हमारी इम्यूनिटी काफी डेवलप हो सकती है हमारी लाइफ में। जैसे ही हम अपने टूथब्रश को उठाते हैं, हमें इंग्रेडिएंट्स चेक करना है कि हम कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बेहद ज़रूरी है लाइफ के लिए। लेकिन हम रोज़ाना फ्लोराइड कंटेंट बरसों से यूज़ करते आ रहे हैं। मैं खुद भी अगर अपनी बात करूँ, तो मैंने काफ़ी लेट ध्यान दिया इस चीज़ पर कि मैं जो भी प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, चाहे वो अपने फेस पर लगाने के लिए हो या दाँतों में यूज़ करने के लिए हो, उसमें फ्लोराइड कंटेंट है जो कि काफ़ी खतरनाक है बॉडी के लिए। एंड सेकंड थिंग ये है
कि जब भी हम टॉयलेट यूज करते हैं तो आज की लाइफ में मोस्टली पीपल धीरे धीरे वेस्टर्न टॉयलेट की ओर जा रहे हैं। हम ये कहेंगे कि पश्चिमी सभ्यता से अगर हम वेस्टर्न टॉयलेट की बात करें तो पश्चिमी सभ्यता में वेस्टर्न टॉयलेट का यूज बहुत बड़े लेवल पर होता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो नहीं, इंडिया में इंडियन टॉयलेट एक अलग मुद्दा है और वेस्टर्न टॉयलेट एक अलग मुद्दा है। तो वेस्टर्न टॉयलेट की हैबिट काफी लोगों में डेवलप हो गई है। कहते हैं ना कि हम अपनी आदतों को बदल लेना तो हम अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि लोग मास्क लगाने के लिए तो रेडी हो जाते हैं, लेकिन आ, अगर मैं सच बोलना चाहूँ तो व्यक्तिगत तौर पर मैं मास्क का ज्यादा फेवर नहीं करती हूँ। मास्क और सैनिटाइजर का ज्यादा फेवर मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और मैं इंटरनल इम्यूनिटी को बिल्ड करने के पक्ष में ही हमेशा से रही हूँ और रहूंगी भी। तो मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उन्हें घुटने की कोई प्रॉब्लम है या उन्हें शारीरिक बॉडी पेन है तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं वेस्टर्न टॉयलेट का यूज। लेकिन अगर सही मायने में हम अपने मस्कुलर पावर को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, अपनी बॉडी को सही तरीके से सिक्योर करना चाहते हैं, तो इंडियन टॉयलेट का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जो हमारी बर्थ पोजीशन होती है, हमारी बर्थ पोजीशन जो माँ के गर्भ में होती है, वही पोजीशन इंडियन टॉयलेट में भी रिकॉग्नाइज की गई है। तो आप ये सोचिए कि बर्थ की पोजीशन और इंडियन टॉयलेट की जो पोजीशन है, हमारे बैठने की जो पोजीशन है, वो डेफिनेटली हमारे मस्कुलर पावर को उतना ही यूज करती है जितना कि उसे यूज करना चाहिए। एंड वेस्टर्न टॉयलेट में पाइल्स की प्रॉब्लम कई लोगों को क्रिएट हो जाती है क्योंकि जो रेक्टम की मसल्स होती हैं वो ज्यादा स्ट्रेच हो सकती हैं वेस्टर्न टॉयलेट की वजह से। आगे मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि धीरे धीरे हमारी हैबिट्स में हम लोग टूथपेस्ट की बात कर चुके हैं, टॉयलेट की बात कर चुके हैं, और अब हम थर्ड नंबर पे बात करने वाले हैं कि जब हम टी पीते हैं तो सभी लोगों को चाय की हैबिट है। अर्ली मॉर्निंग सभी को चाय चाहिए होती है। कुछ लोगों का तो हेडेक होने लगता है अगर उन्हें चाय नहीं मिलती है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि ग्रीन टी का फेवर करते हैं, ग्रीन टी का फेवर करते हैं, या हुंजा टी एक एक प्रकार की एक ऐसी टी है जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने रिकॉग्नाइज किया है। उन्होंने इसके बारे में बहुत ही बड़े लेवल पर बताया है हमारे इंडिया को, और वर्ल्ड वाइड भी वो जब भी सेमिनार करते हैं तो हुंजा टी के बारे में जरूर बताते हैं। लेकिन आज के हमारे कोविड एरा की हम बात करें या फिर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो मोस्टली लोग चाय को रोजाना डेली अपनी लाइफ में रिकरेंट पीते हैं। सुबह तो पी ली, दोपहर में पी ली, और सबसे ज्यादा मूर्खता वाली बात तो तब हो जाती है जब लोग खाने के बाद चाय पी रहे होते हैं, जबकि खाने के बाद में चाय पीना ही नहीं चाहिए। हम सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन पता होने के बाद भी एक बार मैंने बीएमए की मीटिंग में भी ये बात रखी थी कि जब भी लोग स्नैक्स लेते हैं या कुछ खाते हैं उसके बाद तुरंत चाय नहीं पीना चाहिए। लेकिन ये हमारा इंडियन कल्चर पता नहीं कैसा बन गया है कि घर में अगर कोई मेहमान आता है तो भी चाय सर्व की जाती है, इवन नाश्ते और खाने के बाद में भी चाय सर्व की जाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पहली बात तो ये है कि अगर आपको दूध वाली चाय पीना है तो आप उसे एक बार पीजिए, बार बार मत पीजिए, क्योंकि दिस इज स्लो पॉइजन। ये स्लो पॉइजन का काम कर रही है आपकी बॉडी के अंदर, और ये एक ऐसी हैबिट है जिसके कारण आप अपनी इम्यूनिटी को पर डे के हिसाब से कम करते जाते हैं। अगर आप पीना चाहते हैं, सबसे अच्छी जो टी है दुनिया में वो ग्रीन टी है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एक ऑथेंटिक रिसर्च ने रिकॉग्नाइज कर दिया है कि ग्रीन टी जो है उससे हमारा इम्यूनिटी लेवल इतना बढ़ सकता है कि हम कैंसर की संभावनाओं को कम कर सकें। कैंसर आजकल वेजाइनल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में तो काफी कॉमन हो चुका है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक ग्रीन टी के लेवल से हम इसे कम कर सकते हैं। इसके बाद हम चाय तो हमने खैर पी ली, तो हम शुरू से चल रहे हैं जब से दिन शुरू हुआ है। तो अब हम चाय पीने के बाद में क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ऑफिशियल काम किया तो किया, कोई लेक्चर सुनना है तो सुना, फिर उसके बाद में आता है हमारे नाश्ते का टाइम। तो जब भी हम नाश्ता करते हैं तो नाश्ते में कई लोग पराठा यूज करते हैं, ऑयली पराठा कई लोग नाश्ते में यूज करते हैं। तो ऑयली पराठे की जगह अगर हम फ्रूट्स का यूज करें जिसमें कि वाटर कंटेंट ज्यादा लेवल पर होता है,
आज के कोविड एरा में वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें जितने भी विटामिन सी वाले वाटर कंटेंट वाले फ्रूट्स हैं, जितना वाटर कंटेंट बॉडी में फ्रूट्स के थ्रू जाएगा, वायरस का मल्टीप्लिकेशन उतना ही ज्यादा कम होगा। अगर मान लीजिए कोई कोविड का पेशेंट आपके साइड में बैठा हुआ है, तो भी आपको मेरे ख्याल से डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप डेली लिक्विड डाइट ले रहे हैं तो। और डेली लिक्विड डाइट आपको नेचुरल तरीके से लेनी होगी। कई लोग क्या करते हैं कि आजकल मार्केट में ना कोकोनट वाला पाउडर मिल रहा है। आजकल मार्केट में कोकोनट वाला एक ऐसा पाउडर मिल रहा है जिसको घोलने के बाद में ऐसा टेस्ट आता है जैसे हम नारियल पानी पी रहे हो। लेकिन नारियल पानी जो प्योर होता है, जो फ्रेश होता है, उसकी बात अलग होती है। तो हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेश कंटेंट में हो। और ग्रीन टी के साथ साथ अगर आप चाहें तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप काली मिर्च का यूज कर सकते हैं अपने घर में बनने वाली सब्जियों में, और हरी मिर्च का यूज कर सकते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि आज भी नाश्ते और खाने में पिसी हुई लाल मिर्च का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं हरी मिर्च का यूज करती हूँ सब्जियों में और काली मिर्च का यूज करती हूँ, और बिल्कुल सब्जी उतनी ही टेस्टी बनती है जितनी कि हम लाल मिर्च से बनाते हैं। तो जहां तक हो सके हमें अपनी लाइफ में ये छोटे छोटे चेंजेस करने से एक बड़े लेवल पर इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का मौका मिल सकता है। तो नाश्ते की बात होगी, फिर नाश्ते के बाद में आता है कि हमें टाइम हो रहा है ऑफिस जाने का, स्कूल जाने का, कोचिंग सेंटर जाने का। तो जब भी हम अपने काम के लिए बाहर निकलते हैं तो हम अपने साथ में वाटर बैग रखते हैं। वाटर बैग में हमने जो पानी भरा होता है, अगर वो आरओ का पानी है तो आरओ का पानी तो हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। सभी लोग सुन रहे होंगे शायद कि आरओ का पानी तो वैसे भी हमारी बॉडी के लिए बरसों से कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में बहुत सारे लोग आरओ का पानी जानते हुए भी यूज कर रहे हैं, अल्कलाइन वाटर यूज नहीं कर रहे हैं। अल्कलाइन वाटर हमारी बॉडी को एसिडिक बैलेंस करवाता है, क्योंकि एसिड हमारी बॉडी में ज्यादा इंक्रीज ना हो, इसलिए अल्कलाइन वाटर के यूज के बारे में काफी सारे बेनिफिशियल इफेक्ट्स दिए जाते हैं। पुणे का एक बहुत बड़ा रिसर्च ग्रुप है जिसका नाम है मेडिसिन फ्री लाइफ ग्रुप। मेडिसिन फ्री लाइफ ग्रुप के एक बहुत अच्छे रिसर्चर है जिनका नाम है डॉक्टर प्रवीण चौड़िया। डॉक्टर प्रवीण चौड़िया एक गोल्ड मेडलिस्ट एमबीबीएस एमएस सर्जन डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपना एलोपैथिक हॉस्पिटल बंद कर दिया है। उनका एक बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल था जहां पर वो सर्जरी किया करते थे, उन्होंने अपना हॉस्पिटल बरसों पहले बंद कर दिया, और लगभग 15 सालों से उनके परिवार ने कोई मेडिसिन नहीं ली है। बिना किसी मेडिसिन के उनका परिवार एक हेल्दी लाइफ जी रहा है। तो ये सोचने और समझने वाली बात है कि मेडिसिन फ्री लाइफ आज की दुनिया में हो सकती है। और डॉक्टर प्रवीण चौड़िया वैक्सीनेशन का भी सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि वो इंडिया में पोलियो वैक्सीनेशन के एक हेड भी रह चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वो मेडिसिन फ्री लाइफ के जरिए हजारों लोगों की जिंदगी को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि अल्कलाइन वाटर का यूज हमें करना चाहिए, और अल्कवा नाम की एक जो जिस तरह से आरओ लगाया जाता है घरों में, उसी तरह से अल्कवा नाम की एक मशीन लगाई जाती है जिससे हमें अल्कलाइन वाटर मिल सकता है। अगर आप चाहें, अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आपको अल्कलाइन वाटर बनाने की कुछ मेथड्स मिल जाएंगी। अगर आप एक लीटर बॉटल में एक नींबू का टुकड़ा डालते हैं, दो खीरे का पीस, मतलब 2 पीसेस ऑफ खीरा, जो हमारे घर में जिसे ककड़ी भी बोला जाता है, वो आप डाल देते हैं, अदरक का टुकड़ा डाल देते हैं, और रात भर अगर आप उसे रखते हैं तो सुबह तक वो वाटर जो है वो अल्कलाइन वाटर की तरह काम करने लगता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं। इस तरह के पानी से हमारी बॉडी का डिटॉक्स हो जाता है। लेकिन आज की दौड़ा भागी में कई लोग ये प्रेफर नहीं करते हैं, इसलिए अल्कवा नाम की एक मशीन भी है, जो जिस तरह से आरओ की एक मशीन आती है उस तरह से अल्कवा नाम की भी एक मशीन आती है। डॉक्टर प्रवीण चौड़िया जो पुणे में रहते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी अभी अभी, वो बहुत ग्राउंड लेवल पर इसके लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम खाने में जो सॉल्ट यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आज भी सोडियम क्लोराइड का यूज कर रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड का यूज नहीं कर रहे हैं, रॉक सॉल्ट का यूज नहीं कर रहे हैं।
दुनिया की कोई भी चीज पूरी तरीके से सफेद नहीं होती है, हम ये बात जानते हैं। जो चीज पूरी तरीके से सफेद है वो हमारी लाइफ के लिए एक स्लो पॉइजन का काम करती है। गाय का दूध भी पूरी तरह से सफेद नहीं होता, हल्का सा पीलापन होता है। अगर रॉक सॉल्ट की बात करें तो पिंकिश कलर का होता है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब कोविड की डेथ के बारे में न्यूज़पेपर में दिया जाता है, तो मैं बहुत आश्चर्य करती हूँ कि लोग ये क्यों नहीं देखते कि एक वायरस तो बहुत मामूली सी चीज होती है, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग डायबिटीज के मरीज है, हाइपरटेंशन के मरीज है, हार्ट अटैक के मरीज हैं। उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, कौन सा सॉल्ट यूज कर रहे हैं वो आजकल अपने घर में? बरसों से टाटा नमक आपको हर घर में मिल जाएगा। कोई भी रॉक सॉल्ट यूज नहीं कर रहा है। रॉक सॉल्ट में पोटेशियम क्लोराइड की क्वांटिटी भी होती है और पर डे हमें वही यूज करना चाहिए। जब भी कोविड की हम बात करते हैं तो मैं अपने घर में यही, अपने फैमिली मेंबर्स को भी मैं यही समझाती हूँ कि मास्क लगाने से, मुंह पर पट्टी बांध लेने से आपकी समस्याएं खत्म नहीं हो जाती हैं। अगर आपको अपनी समस्याएं खत्म करनी है तो उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करने होंगे। मेरी खुद की मदर हाइपरटेंशन से पीड़ित है। करीब 7 सालों से वो बीपी की टैबलेट ले रही थी। लेकिन एक दिन मैंने उनसे कहा कि मेरे पास एक होम्योपैथिक ड्रॉप है जिसका नाम है राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, जिसे कि हिंदी में सर्पगंधा भी कहा जाता है। तो राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, जो कि सर्पगंधा का एक साइंटिफिक नेम है, इस तरह की मेडिसिन मैंने हाइपरटेंशन के लिए अपनी मदर को दी। मैंने उनसे कहा कि आप बीपी की टैबलेट को धीरे-धीरे बंद कर दीजिए। उन्होंने मेरा कहना माना, उन्होंने बीपी की टैबलेट बंद कर दी। उन्होंने होम्योपैथिक ड्रॉप स्टार्ट किया। एक दिन में 3 बार उन्होंने लिया, 20-20 बूंद उन्होंने आधे कप पानी में लिया। अब क्या हुआ कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे ही चलता रहा और मैंने उनसे कहा कि अगर आप ज़िंदगी भर दवाइयों पर डिपेंड होना चाहती हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहती हैं, तो आपको अपने नमक को चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने टाटा नमक अपने किचन से हटा दिया। उन्होंने जो डल्ले वाला नमक होता है, जिसके लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, गांधी जी ने कभी भी लोगों से ये नहीं बोला था कि आप नमक को रिफाइन कीजिए, नमक को आप सफेद कर दीजिए। उन्होंने कभी अपनी तरफ से ये नहीं कहा था। लोगों ने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर शॉर्टकट में सफलता प्राप्त करने के लिए नमक के अंदर आयोडीन को मिक्स किया और हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ये महान काम किया जिसने हमारी सोसाइटी में एक नेगेटिविटी को बड़े लेवल पर क्रिएट कर दिया और सभी लोग टाटा वाले आयोडीन नमक के दीवाने हो गए। सबको लगता है कि नहीं, यही हमारी लाइफ है, हमें यही लेना है। सच ये है कि जो डल्ले वाला नमक होता है, जो मार्केट में आज भी आपको भोपाल की सिटी में मिल जाएगा, जो पिंकिश कलर का होता है और क्रिस्टल्स की तरह आपको दिखाई देगा, वही नमक हमारी सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। एक्चुअली बात ये है, अगर हम नमक के इतिहास की बात करें, तो बात ये है कि जो ट्राइबल एरिया के लोग थे, जिन्हें कि गलगंड नाम का रोग हो जाया करता था गले में, उन्हें समझाना कठिन था। पालक के अंदर सोडियम काफ़ी लेवल में होता है। पालक है, दूसरी हरी सब्जियाँ जिसमें कि आपको सोडियम लेवल आसानी से मिल जाता है। लेकिन किसी भी बात को समझाने में समय लगता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे वैज्ञानिकों ने एक शॉर्टकट तरीका निकाला और जो आयोडीन छिलके वाली दालों में मौजूद था, उस आयोडीन को नमक के अंदर मिक्स करके बेचना स्टार्ट कर दिया, ताकि गलगंड नाम का रोग कम हो जाए इंडिया में। लेकिन आज आप रिजल्ट देखोगे कि थायराइड के पेशेंट, बीपी के पेशेंट बढ़ गए हैं। कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। जितने ज़्यादा हमने अननेसेसरी चेंजेस किए हैं अपनी लाइफस्टाइल में, उसके दुष्परिणाम ये हैं कि लोग हार्मोनल टैबलेट ले रहे हैं। चाहे वो डायबिटीज़ के मरीज हो, थायराइड के मरीज हो या फिर बीपी के मरीज हो। हार्मोनल टैबलेट्स, बीपी की टैबलेट्स आजकल धड़ल्ले से फार्मास्यूटिकल मार्केट में बहुत ही चरम सीमा पर पहुँच चुकी है और हर घर में लगभग, मुझे लगता है कि लगभग हर घर में कोई ना कोई मरीज इसे ले रहा है। तो हम इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं अपने घर का नमक चेंज करके। तो अभी हमने बात करी है सुबह उठने से लेकर, वेस्टर्न टॉयलेट से लेकर, नमक से लेकर नाश्ते तक की बात करी है। अब हम बात करना है कि ऑयल के बारे में। जो भी खाना हम बना रहे हैं, उसमें हम ऑयल कौन-सा यूज़ कर रहे हैं। ऑयल भी आज के टाइम में अधिकतर लोग कच्ची घनी का ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हैं, सभी लोग रिफाइंड यूज़ कर रहे हैं, सभी लोगों को पता है। अपने घर में बड़ा-सा एक बॉटल होता है रिफाइंड ऑयल का, उसमें साफ-साफ लिखा होता है ये रिफाइंड है। उसके बाद भी
सबसे दुख की बात ये है कि जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं वो लोग भी रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं, कच्ची घानी का तेल यूज नहीं कर रहे हैं। अब हम बताएं, सरसों को ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल, फ्लैक्स सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल, आपको मार्केट में कच्ची घानी के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। एक स्टार्टअप है भोपाल में जिसका नाम है अनंत मंडी, अगर आप लोगों ने सुना हो तो अनंत मंडी नाम का एक स्टार्टअप शुरू हुआ है भोपाल में। एक प्रतीक शर्मा जी भी हैं जो ग्रीन एंड ग्रेन्स कंपनी चला रहे हैं। तो काफी सारे लोग कच्ची घानी का ऑयल बेच रहे हैं भोपाल में, और मुझे लगता है कि आज भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कच्ची घानी का जो ऑयल होता है वो महंगा होता है, लेकिन यही महंगाई तब हमें समझ में आती है जब हमें डॉक्टर के पास में अपनी जेब को खर्च करना पड़ता है। जितने भी लोगों की जेब साफ हो रही है डॉक्टर के पास में, मैं उन लोगों से स्पेशली कहना चाहूंगी कि अगर आपने खाने पीने में पैसे बचाए तो आपके पैसे कहीं ना कहीं भविष्य में डॉक्टर के पास में जरूर खर्च होने वाले हैं, क्योंकि हमारे इंडिया का खाना पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इंडियन टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह कि हम स्लो पॉइजन को कैसे कम करें, हमें स्लो पॉइजन को कम करना जरूरी है। तो रिफाइंड सॉल्ट बंद करना होगा, रिफाइंड ऑयल बंद करना होगा, चाय की हैबिट हमें छोड़नी होगी, चाय अगर पीनी है तो हमें ग्रीन टी पीनी होगी, हमें वेजिटेरियन बनना होगा जहां तक हो सके। नॉनवेज अगर आप ले रहे हैं तो आपकी पर्सनल चॉइस है नॉनवेज लेना, लेकिन सच ये है कि नॉनवेज को पचने में घंटों का समय लगता है। अगर हम अपनी बॉडी पर प्रेशर डालेंगे नॉनवेज को पचाने के लिए तो उससे काफी लंबा समय लगेगा। हमारी बॉडी में स्थूलता बढ़ जाती है, हमारी बॉडी में एक लेजीनेस क्रिएट हो जाती है। कहते हैं ना कि बहुत हैवी, जिस दिन हम हैवी खाना खा लेते हैं तो हम कहते हैं ना कि आज तो बहुत भारी भारी सा लग रहा है, थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, अपने आप सभी लोग ये बोलने लगते हैं। लेकिन भारीपन आता क्यों है? क्योंकि हम लोग अपनी फूड हैबिट्स को बिल्कुल भी चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। जब भी बच्चे जिद करते हैं मैगी के लिए तो हमेशा मैगी का पैकेट खरीद के तुरंत बना के हम बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि हम बच्चों को चुप करना नहीं सीख पाए। हमें बच्चों की जिद पूरी करनी है तो हम उन्हें मोबाइल भी दे देते हैं, उन्हें मैगी बनाकर दे देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आगे की जनरेशन को इन चीजों से मुक्त करने के लिए हमें खुद पहले सुधरना पड़ेगा, हमारी खुद की लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे नाश्ते और खाने के बाद में हम लोग आ रहे हैं एक विशेष टॉपिक के ऊपर, और ये विशेष टॉपिक मैं कहना चाहूंगी कैंसर अवेयरनेस से रिलेटेड है। 2017 में मैंने कैंसर अवेयरनेस को लेकर एक कैंपेन शुरू किया था जो आज भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। कैंसर के जितने भी पेशेंट हैं उन लोगों को कीमोथेरेपी एंड रेडिएशंस दिए जाते हैं। आज तक आपने शायद कोई भी ऐसा मरीज अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा जो कीमो के बाद में स्वस्थ महसूस कर रहा हो। जैसे ही कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है बाल झड़ने लग जाते हैं, जैसे ही कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है बाल झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। कुदरत का दिया हुआ एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारी बॉडी, कोई रोबोट नहीं है जिससे कि कभी भी कुछ भी दे दिया जाए। तो हम ये बात समझते हैं कि एवरी पर्सन यूनिक इन द वर्ल्ड। अगर मैंने कोई दवाई ली है तो जरूरी नहीं है कि मेरी ली हुई दवाई आपको भी सूट करे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बिकॉज होम्योपैथिक मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि किसी भी पेशेंट को फोन कॉल पर मेडिसिन नहीं बताई जा सकती है। कम से कम आधे घंटे की केस टेकिंग लेने के बाद ही आप उसे मेडिसिन दे सकते हो। नॉट लाइक एलोपैथिक मेडिसिन कि अगर आपको इमरजेंसी है तो डेफिनेटली आप एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हो। अगर आपका कल कोई एग्जाम है, अगर आपका पेट दर्द कर रहा है, अगर आपके पास में बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप इमरजेंसी के लिए पेन किलर ले सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर का एग्जाम्पल मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि कैंसर आज के जमाने में बहुत ही बड़ा एक ऐसा पॉइंट है जिसने युवाओं की जिंदगी को बर्बाद करके रखा हुआ है। आज हर 5 में से एक घर में कैंसर होने की संभावना है। इवन ये कहना चाहूंगी कि पेस्टिसाइड के बारे में कोई मुद्दा उठाना नहीं चाहता है हमारे देश में। पेस्टिसाइड के बारे में कोई मुद्दा उठाना नहीं चाह रहा है क्योंकि मास्क लगाने के बारे में बोलना बहुत आसान है,
लेकिन जो इंटरनल जहर हम ले रहे हैं उसे बंद करने के बारे में एक कैंपेन की जरूरत होती है, एक मेहनत की जरूरत होती है, हार्ड वर्किंग की जरूरत होती है। तो हम अपने स्तर पर अपने घरों में अपने किचन गार्डन में हम छोटी छोटी सब्जियां उगा के हम पेस्टिसाइड मुक्त सब्जियों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कैंसर के मरीजों के बारे में। तो हमारी बॉडी हमसे ये बोलती है कि जो कीमोथेरेपी आप अपनी बॉडी में ले रहे हो वो आपको सूट नहीं कर रही है। जैसे ही आप लेते हो आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, आपको भूख नहीं लगती है, आपको एनीमिया क्रिएट हो जाता है बॉडी के अंदर। आपने ये देखा होगा किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है क्योंकि मेरी सिस्टर को भी ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जितने भी कैंसर के मरीज कैंसर हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी लेते हैं ना, वो लोग आते तो है अपने पैरों से चलकर, लेकिन वो चलने लायक बच नहीं पाते हैं कीमोथेरेपी लेने के बाद में, क्योंकि उन उनको एनीमिया हो जाता है, उन्हें बार-बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। आजकल व्हाट्सएप पर आप देखोगे बार-बार ब्लड डोनेशन के मैसेज आते रहते हैं। अरे भाई, इतनी ज़रूरत क्यों पड़ रही है ब्लड डोनेशन की? ब्लड डोनेशन तो एक्सीडेंटल केसेस के लिए बनाया गया था ना, मेन तो इमरजेंसी के लिए बनाया गया था। अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो गई तो हम उसे ब्लड देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कैंसर पेशेंट की संख्या क्यों बढ़ रही है? उनको ब्लड की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अगर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट है, अगर वाक़ई में कीमो ट्रीटमेंट है, तो हमें ब्लड की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? और वो भी इतने बड़े लेवल पर, कोई भी मरीज़ जाएगा उसको ब्लड डोनेशन के लिए बिल्कुल उसका मैसेज बना के व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं अमेरिका कभी नहीं गई, लेकिन अमेरिकन इंस्टीट्यूट से मैं कनेक्ट हूँ। वहाँ पर काम करने वाले रिसर्चर्स से मैं कनेक्ट हूँ। नेथन क्रेन नाम के बहुत अच्छे रिसर्चर है अमेरिका में, और अल्बर्ट आइंस्टीन इंस्टीट्यूट जो अमेरिका में है, उनकी रिसर्च के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी सुना है। उनका जो कंक्लूजन है, वो ये है कि हमारी इम्यूनिटी ही सब कुछ है लाइफ में, सब कुछ। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं, और 18वीं शताब्दी में ही ये क्लियर हो चुका था। 18वीं शताब्दी में पूरी तरीके से ये क्लियर हो चुका था कि कैंसर अपने आप स्वतः भी समाप्त हो सकता है कुछ लोगों में, विदाउट एनी मेडिकेशन। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जैसे कैंसर होता है तो मेंटली प्रेशर इंसान के ऊपर कि उसकी तो लाइफ मौत की तरफ जा रही है, घबराहट के मारे पसीना छूटने लगता है। घर वाले सोचते हैं जल्दी से जल्दी कैंसर हॉस्पिटल में जाए, कीमो स्टार्ट करा दे। ये भी नहीं सोचते हैं कैंसर किस स्टेज पर है। अगर अर्ली स्टेज में कैंसर है, अगर फर्स्ट स्टेज में कैंसर है, अगर सेकंड स्टेज में कैंसर है, तो भी आप नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथिक और इंटीग्रेटिव इम्यूनोथेरेपी, जिसे हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, इम्यूनोथेरेपी के जरिए हम कैंसर को जड़ से मिटा सकते हैं। कुछ लोगों के मन में शायद ये सवाल उठ रहा होगा कि हमारे भोपाल शहर में भी जाने माने ऐसे कई लोग हैं जो कीमोथेरेपी के बाद में अच्छी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन इस बात का दावा मैं कर सकती हूँ कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कीमो के बाद में किसी को साइड इफेक्ट ना हुए हों। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप जिंदा हैं तो आप इसलिए जिंदा हैं क्योंकि आपकी बॉडी को ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि वो जहर को भी झेल सकती है। और दूसरी बात ये है कि साइड इफेक्ट अगर हुए हैं बॉडी में तो वो लंबे समय तक आपकी बॉडी में तो रहेंगे ही, और एक बीमारी के बदले दूसरी बीमारी आपको ये हो जाती है कि आपको कमजोरी महसूस होने लगती है। कई लोगों को हार्ट प्रॉब्लम कीमो के बाद स्टार्ट होती है, कई लोगों के हाथों में सूजन आ जाती है कीमोथेरेपी के बाद में, कई लोगों को एनीमिया रिकरेंट होने लगता है, कई लोगों को चक्कर आते हैं, कई लोगों को इतनी वीकनेस होती है कि वो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाते, सीढ़ियाँ चढ़ने में उन्हें दिक्कत होती है। तो कई प्रकार के अलग-अलग सिम्पटम आप परोक्ष और अपरोक्ष रूप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो। सीधी बात है कि अगर इम्यूनोथेरेपी इंडिया में आ चुकी है तो हम इम्यूनोथेरेपी के बारे में जानें, हम समझें, उसके बाद हम निर्णय लें कि हमें कैसा ट्रीटमेंट कराना है। नॉट ओनली फॉर कैंसर, इवन आप अगर डायबिटीज के पेशेंट है, अगर आप स्किन इरप्शंस के पेशेंट है, अगर आपको स्किन की बीमारी है, अगर आपको माइग्रेन है, तो भी आप इम्यूनोथेरेपी के बारे में सोच सकते हैं। इसके बेहतर रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल में सुधार करना होगा, जैसे कि मैंने नमक के बारे में, अल्कलाइन वाटर के बारे में आप लोगों को बताया। शुगर भी मैं पर्सनली जगेरी गुड़ का, देसी गुड़ का यूज करना पसंद करती हूँ। मैं करीब 2.5 सालों से मैंने शक्कर खुद के लिए यूज करना बंद करके रखा हुआ है। हाँ, मेरी फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं जो कि शुगर का यूज करते हैं, लेकिन मैं अक्सर उनसे यही कहती हूँ कि जहां तक हो सके देसी गुड़ को ही अपनी लाइफ का रिस्पॉन्स
दीजिए, शुगर को मत दीजिए। और अगर शुगर खानी है तो विदाउट सल्फर वाली शुगर भी मार्केट में अवेलेबल हो सकती है, जिसमें सल्फर की पॉलिश नहीं होती है। अगर आपको ज्यादा ही मन कर रहा है तो विदाउट सल्फर वाली आप शुगर खा सकते हैं, हालांकि गुड़ की बराबरी नहीं है। तो आगे हम चलेंगे एक और पॉइंट पर। हमारा एक पॉइंट है कि हम जब अपने मेंटल लेवल की बात करते हैं तो उसमें एक फियर नाम का फैक्टर आता है, डर। तो फियर नाम का जो फैक्टर होता है वो कभी कभी हमारी जिंदगी को बचा भी लेता है। इस फियर नाम के फैक्टर के लिए एक घटना मुझे याद आ रही है। ये घटना मेरी मदर की घटना है। आज से करीब 10 साल पहले की बात है, जब मैं मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर में पढ़ रही थी। मेडिकल कॉलेज में जब मेरा BHMS कंप्लीट नहीं हुआ था, उस दौरान 3rd ईयर की बात है, मेरी मदर को यूटेरस में एक ट्यूमर हुआ था। जिस दिन मेरी मदर को पता चला कि उनके यूटेरस में एक ट्यूमर है जो कि नॉन कैंसरस है, कैंसरस नहीं है, लेकिन ब्लीडिंग इतनी तेज हो रही थी, इतनी तेज ब्लीडिंग हो रही थी कि उनके पास में मात्र 24 घंटे थे ये निर्णय लेने के लिए कि क्या वो सर्जरी के थ्रू अपना यूटेरस बाहर निकलवा दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। मेरी फैमिली ने ये डिसीजन लिया कि वो मेरी मदर को इंदौर शहर के बेस्ट हॉस्पिटल में ले गए, बेस्ट हॉस्पिटल में। और जैसे ही उन्हें सर्जरी रूम में ले जाया गया तो आप बात नहीं मानोगे कि सर्जरी रूम में जाने के बाद में मेरी मम्मी का डर इतना बढ़ गया कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो उन्होंने डर के मारे बोल दिया कि मैं तो नहीं कराई सर्जरी, मुझे नहीं करवानी सर्जरी, मैं तो चली। अब उनके डर के कारण तो हॉस्पिटल वाले भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में सर्जरी होती नहीं है। लेकिन मैं बड़ी खुश हुई, इस बात को सुनकर मैं बड़ी खुश हुई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ब्लीडिंग बंद करने के लिए तो होम्योपैथिक में भी एक से एक लिक्विड मेडिसिन मौजूद है। हालांकि मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी, मेरा कॉन्फिडेंट उतना अच्छा नहीं था 3rd ईयर में। तो मैंने अपने सीनियर डॉक्टर्स से चर्चा करी इस विषय में, और हमने इंदौर खबर पहुंचाई, जिस हॉस्पिटल में मेरी मदर एडमिट थी। मैंने खबर पहुंचवाई कि हम चाहे तो होम्योपैथिक ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें ब्लीडिंग बंद करने के लिए मोटे मोटे इंजेक्शंस लगाए गए, उनकी ब्लीडिंग बंद हुई। खैर, हम उन डॉक्टर्स का आज भी सम्मान करते हैं जिन्होंने इंजेक्शंस लगाकर मेरी मदर की ब्लीडिंग को बंद किया, क्योंकि ब्लीडिंग को बंद करना उस समय बेहद जरूरी था। अगर ब्लीडिंग बंद नहीं होती तो मेरी जो मदर है वो अपनी जिंदगी से हाथ भी धो बैठ सकती थी और उन्हें कुछ भी हो सकता था। और मैं कभी कभी इमोशनल भी हो जाती हूँ इस बारे में कि बहुत बड़ी बात हो सकती थी उस दिन। तो मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर्स की जिन्होंने इमरजेंसी में इंजेक्शंस लगाकर मेरी मदर की जान बचाई, ब्लीडिंग बंद करी उनकी। लेकिन सवाल ये था कि अगर मम्मी सर्जरी नहीं करवाती हैं तो उन्हें ब्लीडिंग फिर से शुरू हो सकती थी। इस बात की पूरी संभावना थी, क्योंकि उनके यूटेरस में ट्यूमर मौजूद था, और वो जो ट्यूमर था उसकी वजह से भविष्य में उन्हें कैंसर होने की संभावना भी हो सकती थी। इसलिए ठीक करना तो बेहद जरूरी था। तो हमने क्या किया कि ब्लीडिंग बंद होने के बाद में उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और 1 महीने बाद जब हमने दोबारा से सोनोग्राफी करवाई तो पता चला कि ट्यूमर तो गायब हो चुका है। और आज उस बात को 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। मेरी मदर आज भी हेल्दी है, उनका यूटेरस उनकी बॉडी में मौजूद है। मैं परहेज नहीं करूंगी ये बात बोलने से कि आज भी हमारे इंडिया में यूटेरस को निकालने का एक प्रकार का धंधा सा बन गया है। हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास में इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं है दूसरा। क्योंकि अगर मैं किसी मरीज को ठीक नहीं कर पा रही हूँ तो मेरा ये कर्तव्य होता है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं मरीज को एक अच्छे डॉक्टर के पास में रेफर करूँ जहाँ पर सर्जरी करने की जरूरत ना पड़े। तो जहां तक हो सके ईमानदारी वाली बात यह है कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर परफेक्ट नहीं हो सकता है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। मुझसे जो केसेस सॉल्व नहीं होते मैं अपने सीनियर डॉक्टर के पास में उस केस को रेफर करती हूँ। तो मुद्दा इस बात का है कि दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर अगर आपसे कहा गया है कि आप यूटेरस की सर्जरी करवा लो या यूटेरस को शरीर से बाहर निकलवा दो, या फिर लीवर की सर्जरी की बात हो या फिर पैंक्रियाटिक सर्जरी की बात हो, आपको सबसे पहले अलग अलग मेडिकल साइंस का ओपिनियन जरूर लेना चाहिए कोई भी निर्णय लेने से पहले, क्योंकि आपके शरीर के जो अंग है वो बेहद महत्वपूर्ण अंग है। सर्जरी की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा एक और मुझे याद आ रहा है इम्यूनिटी से रिलेटेड। हमारे इंडिया में जेंडर इक्वालिटी नहीं है। अगर हम विमेन की बात करें, अगर हम महिलाओं की बात करें,
तो आपके घर में, आपके परिवार में भी ये देखा गया होगा कि जब भी कोई मेहमान आते हैं तो हमेशा घर की लेडी हाथों में ग्लास लेकर आती है, नाश्ते की प्लेट लेकर आती है, क्योंकि अक्सर पुरुषों से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो हाथों में ग्लास लेकर आएंगे या नाश्ते की प्लेट लेकर आएंगे या फुर्सत में होने पर खाना बनाएंगे। तो अक्सर हमारे इंडिया में आज भी एक लेडी को ही इस बारे में उंगली दिखाई जाती है कि नहीं, आपका काम है, आपको ही करना है। तो महिलाओं में जो मेंटल इलनेस क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से उनका इम्यूनिटी लेवल पर डे कम होता है, क्योंकि अगर घर में सब्जी भी बच जाती है ना, तो बची हुई सब्जियां महिलाएं खाती हैं। सबसे पहले उनको लगता है कि नहीं, मेरे हस्बैंड को मैं खिला देती हूँ, बच्चों को मैं खिला देती हूँ, और अगर बचती है तो मैं खा लूंगी, वरना चल जाएगा, मैं मसाला रोटी भी खा लूंगी। तो हमारे इंडिया में आज की इस प्रॉब्लम को हमें कम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि महिलाएं अगर मेंटल इलनेस को क्रिएट कर रही हैं तो उसके पीछे वजह ये भी है कि उन्हें मेंटल सपोर्ट मिल नहीं रहा है। जेंडर इक्वेलिटी इंडिया में नहीं है। इवन अगर मैं अपने घर की बात करूं तो आज भी हमारे घर में अगर कपड़े धोना होते हैं, अगर पानी सर्व करना होता है, अगर खाना परोसना होता है, तो मुझे आवाज लगाई जाती है कि नहीं, दर्शना आएगी, वो ये काम करेगी, क्योंकि वो एक लड़की है, उसका काम ये है, वरना ससुराल में उसे डांट पड़ेगी। तो कई बार हंसी ठिठोली भी होती है, कई बार मजाक मस्ती भी होती है, कई बार गुस्सा भी आता है मुझे इस बारे में कि नहीं, ये चीज बहुत गलत है, क्योंकि घर के पुरुषों को भी बराबरी से फुर्सत मिलने पर घर के कामों में फिजिकली अपना पार्टिसिपेशन करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमारे शरीर का मोटापा बढ़ता है। मॉर्निंग वॉक कर लेने से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। मॉर्निंग वॉक के साथ साथ आपको अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखना किस प्रकार जरूरी है, कहाँ पर नेसेसरी है, ये बात भी हमें जाननी होगी और समझनी होगी। आगे हम चलते हैं इम्यूनिटी के बारे में जानते और समझते हुए कि उन लोगों की इम्यूनिटी तो कभी नहीं बढ़ सकती है जो कि बार बार सैनिटाइजर करते हैं अपने हाथों में। अगर आप बार बार अपने हाथों में सैनिटाइजर लगा रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि ज्यादा साफ सफाई से भी ब्लड कैंसर क्रिएट होता है, और बकायदा ये ऑथेंटिक रिसर्च में प्रूफ भी हो चुका है। अगर आप में से कोई भी लोग प्रमाण चाहते हैं इस विषय में, तो मैं आपको पर्सनली लिंक भी सेंड कर सकती हूँ, क्योंकि रिसर्च पेपर का अध्ययन मैंने भी किया है। करीब 10 साल मुझे हो गए मेडिकल साइंस में। 2007 में मैंने एडमिशन लिया था, उसके बाद करीब 5 साल हो चुके हैं डिग्री पूरा होने के बाद में। लेकिन डिग्री से कुछ नहीं होता है, हमें पढ़ते रहना होता है। इसलिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट से मैं डायरेक्ट ईमेल के थ्रू क्वेश्चन करती हूँ, उनसे पूछती हूँ। तो उनका कहना भी यही है कि जितना ज्यादा सैनिटाइजर हमारे घरों में किया जाता है और हाथों पर किया जाता है, उसके द्वारा हमारे शरीर का इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। बहुत हंसी आती है बात सुनकर कि जब कोई डिटर्जेंट वाला या कोई सोप वाला, साबुन वाला ये बोलता है कि मैडम इसको लगाने से 99% बैक्टीरिया वायरस नष्ट हो जाएंगे। अरे करना क्यों है? 90% हमें खत्म करना क्यों? बैक्टीरिया वायरस तो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके बिना तो मेरी इम्यूनिटी का कोई अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि अगर मैं भगवान का बच्चा हूँ तो बैक्टीरिया और वायरस भी भगवान के ही बच्चे हैं। तो हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि हमारे इंडिया में मशीनों के द्वारा गलियों में, शहरों में, हमारे घरों में अगर सैनिटाइजर हो रहा है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि लाभदायक बैक्टीरिया और वायरस भी हमारी बॉडी के आसपास घूम रहे हैं। अगर हम एक लिमिट से ज्यादा सैनिटाइजर कर रहे हैं तो लाभदायक बैक्टीरिया और लाभदायक वायरस भी नष्ट हो जाएंगे, जो कि हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। लेकिन बहुत हंसी आती है बात सुनकर कि मैडम 90% खत्म हो जाएगा बैक्टीरिया, 90% वायरस खत्म हो जाएगा। अरे खत्म करना क्यों है? मुझे खत्म नहीं करना है 90% को, नहीं करना है मुझे खत्म, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो मेरे जीने का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होगा ना। सीधी सी बात है कि मेरी इंटरनल इम्यूनिटी का ओरिजिन होता है मेरे माइंड से। मैं जैसा सोचूंगी मैं वैसा करूंगी। अगर मैंने ये सोच के रख लिया है कि मुझे गुलाब जामुन खाना है तो मैं गुलाब जामुन खा के रहूंगी। अगर मैंने ये सोच लिया है कि नहीं, मुझे रिफाइंड चीजों से दूर रहना है, क्योंकि रिफाइंड चीजें स्लो पॉइजन की तरह मेरी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल कम करती है, तो डेफिनेटली मैं उन चीजों से दूर रहूंगी। क्योंकि टेस्टी खाना, हेल्दी खाना भी हम घर पे बना सकते हैं। इवन मैंने तो लॉकडाउन सीरीज में हेल्दी फूड बनाना सीखा, स्पेशली कि किस तरह से मैं हरी मिर्च के थ्रू और काली मिर्च के थ्रू अलग अलग डिशेस बना सकती हूँ। तो हमें सीखना होगा, हमें नई चीजों को सीखना होगा। एंड थैंक गॉड पे मैं कोरोना वायरस को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि अगर कोरोना वायरस नहीं होता ना तो मेरी लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंजेस नहीं होते। क्योंकि मैं खुद भी लापरवाह किस्म की एक लड़की थी।
मैं खुद भी ध्यान नहीं देती थी कि मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या पी रही हूँ, लेकिन इस वायरस की वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो पहले से बढ़ गया है, क्योंकि मैं भोपाल में भी रही हूँ। मैं मेरे खुद के परिवार में भी लोगों को वायरल फीवर हुआ है, लेकिन मैंने उन्हें स्टीम लेने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा क्या बार-बार स्टीम लीजिए, बार-बार बिना विक्स वेपोरब की आप स्टीम लीजिए और एक्सरसाइज करके देखिए, जिससे आपका ब्रीदिंग लेवल, आपके लंग्स का लेवल बढ़ सके, तो डेफिनेटली चेंजेस आएँगे ही आएँगे। जितना ज़्यादा आप अपनी गलतियों से भागेंगे, उतना ज़्यादा आपको वायरस कैप्चर करेगा। तो हमें अपनी गलतियों से तो भागना नहीं है, मुझे अपने आप से तो भागना नहीं है। और ये जितने भी सोप होते हैं ना, इनका तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। मैं अपने चेहरे पे तो बरसों से साबुन नहीं लगाई हूँ। साबुन का मैं अपने चेहरे पर यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो हम लोग एक गाँव के एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, एक विलेज एरिया से हम लोग बिलॉन्ग करते हैं। आई वाज़ 4 ईयर, जब मैं 4 साल की थी तो मैंने देखा कि मेरे जो फादर हैं, उन्हें किडनी प्रॉब्लम हुई थी जब मैं 4 साल की थी। उनकी डेथ हो चुकी है कि किडनी प्रॉब्लम से, किडनी फेलियर था उन्हें। तो किडनी फेलियर में जो ट्रीटमेंट दिया गया था आज से 30 साल पहले, उसका पर्चा आज भी मेरी मदर ने सँभाल के रखा है। और जब मैं उस पर्चे को पढ़ती हूँ ना, तब मुझे ये फ़ील होता है कि कई बार लोग बीमारी से नहीं मरते हैं, बल्कि ट्रीटमेंट की वजह से भी मरते हैं। आज के टाइम में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे ये बता सकता है कि फ़ीवर की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज में जो ट्रीटमेंट दिया गया है, वो सही ट्रीटमेंट था? वायरस की तो कोई मेडिसिन दुनिया में है ही नहीं। और होम्योपैथिक मेडिकल साइंस भी यही बोलता है कि हमारा मुद्दा वायरस को मारना नहीं है, हमारा मुद्दा है अपनी हैबिट्स को सुधारना, अपने मैनेजमेंट को सुधारना। यही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो वायरस को मारने का तो लक्ष्य कभी रखा ही नहीं हम लोगों ने। हमने तो अपनी बुरी आदतों को मारने का लक्ष्य रखा है। अगर आपने कोई पेड़ उगाया है और उस पेड़ की ब्रांचेस आप काट देते हैं, तो उससे बीमारियाँ भाग नहीं जाती, जब तक आप पेड़ को जड़ से उखाड़ नहीं देते हो। पेड़ जड़ से तभी उखड़ेगा जब आप कोरोना वायरस के बारे में ना सोचकर आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। आपने क्या चेंज किया है कोरोना के लॉकडाउन में? अपने आप में आपने कौन-सा चेंज करा है, जो जिससे आप दूसरों को प्रेरणा दे सकते हो? तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि प्यार मिलता नहीं मुद्दतों के बाद भी, प्यार मिलता नहीं मुद्दतों के बाद भी, क्योंकि हम झुकना जानते ही नहीं कई शिद्दतों के बाद भी। प्यार मिलता नहीं कई मुद्दतों के बाद भी से मेरा जो वर्ड मीनिंग है, वो ये है कि हम खुद से प्यार नहीं करते हैं। हमें गलतफ़हमी है कि हम खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि अगर हम खुद से प्यार करते हैं ना, तो हम हर जगह पर गाड़ी गाड़ी लेकर नहीं जाते, हर जगह हम फ़ोर व्हीलर लेके नहीं जाते। हम जहाँ पैदल चल सकते हैं, वहाँ पैदल चलते। हम पेड़-पौधे लगाते। हम लोग अपने बच्चों को ये सिखाते कि उनके लिए मोबाइल में गेम खेलने से ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम खुद उनके साथ साथ में बैडमिंटन खेलें या टेनिस खेलें। लेकिन आजकल के माता-पिता खुद ही घर में बैठकर मोबाइल घंटों तक चलाते हैं। ख़ैर अगर आपको काम है मोबाइल पर तो उसकी कोई बात नहीं, मोबाइल आप चला सकते हैं, लेकिन टाइमिंग सेट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑफ़िशियल काम, कुछ लोग ऑफ़िशियल काम इतना ज़्यादा करते हैं, रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक ऑफ़िशियल काम करते हैं। अगर कोई अर्जेंट काम है तो महीने में 1 बार आप उसे कर सकते हैं, लेकिन हर दिन का अगर आपका शेड्यूल है रात के 2 बजे तक का, तो सुबह आप जल्दी नहीं उठ पाएँगे। सुबह 9 बजे तक उठेंगे, फिर तो एक्सरसाइज़ गई भाड़ में, फिर तो कुछ होना जाना नहीं है। बस लाइफ़बॉय जो सोप है, साबुन है, अगर उस पर भी लिखा हो कि 99% बैक्टीरिया नष्ट कर देगा, वायरस नष्ट कर देगा, तो आपकी गलतफ़हमी है। आप प्लीज़ सच्चाई में जीना स्टार्ट कर दीजिए, और सच्चाई में रहने में हमारा फ़ायदा, हम खुद से तभी प्यार करेंगे, जब हम खुद को जान पाएँगे। तो ये जो लाइनें थी अभी-अभी जो मैंने बोली हैं, ये मैंने खुद लिखी हैं। प्यार मिलता नहीं मुद्दतों के बाद भी, क्योंकि हम झुकना जानते ही नहीं, कई शिद्दतों के बाद भी। कई बार हमें कोरोना सिखा रहा है कि आज सुधरो, कल सुधरो, परसों सुधरो, नरसों सुधरो, लेकिन हम नहीं सुधरते हैं। यही हमारी कड़वी सच्चाई है। आज भी लोग मास्क लगाकर बैठते हैं, और मैं पर्सनली स्ट्रिक्टली आपको बोल रही हूँ, एज़ अ डॉक्टर आपको बोल रही हूँ कि मैं प्रबल तरीके से इंटरनल इम्यूनिटी को बढ़ाने का ही सपोर्ट करती हूँ। चाहे आप लोगों को ये लग रहा हो कि मैं मास्क के बारे में क्या बोले जा रही हूँ, क्या मैं लगाती रही हूँ। हाँ, मैं बचती हूँ, मास्क का यूज़ करने से मैं बचती हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। मैं सैनिटाइज़र का यूज़ करने से भी बचती हूँ, ये बात भी बिल्कुल सच है। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी कोई सवाल करना चाहता है, तो प्लीज़ आप मुझसे सवाल कर सकते हैं।
मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जी। हेलो। हाँ, हेलो सर। कि आप बहुत सारी बातें बता दी ड्यूरिंग लास्ट 40 मिनट्स, जी। उसको आप समराइज कैसे कर सकते हैं कि भाई हमें डेली डे टू डे रूटीन में ये जी। ये काम कर लेना चाहिए, मतलब पॉइंट वाइज 4 जी। या 5 पॉइंट। एक तो जी। ये, जी। और दूसरा ये कि अगर कोई हार्ट पेशेंट्स हैं जिनको स्टेंट्स लग चुके हैं, जी। जी। उनके लिए स्पेसिफिक क्या रिकमेंडेशन हाँ करेंगे? जी। 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 हाँ वे हाँ वे हाँ ये 2 पॉइंट हैं। जी सर। ये अच्छा ठीक है। हाँ चिब्बर साहब, थोड़ा अगर आप म्यूट करेंगे तो। हाँ जी हाँ सर, मैं चिब्बर साहब, आपको अगर आप हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। जी। सर देखिए, हमारी डेली लाइफ में हम सभी लोगों को जो माइनर चेंजेस करने हैं, वो जरूरी होते हैं। सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाते हैं। प्रॉपरली हम सभी लोगों को वॉक तो करनी ही है। अगर आप प्राणायाम नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें वॉक तो करनी ही करनी है, किसी भी कीमत पर। वॉक हम में से कोई भी नहीं छोड़ सकता है, तो ये बहुत जरूरी है। एंड सेकंड पॉइंट हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अपना नमक चेंज करें। सॉल्ट को चेंज करना बेहद जरूरी है। रॉक सॉल्ट का सभी लोग यूज करेंगे, रिफाइंड सॉल्ट को छोड़ देंगे। उसी तरह से रिफाइंड ऑयल का भी हम त्याग कर देंगे। और अगर हम ये तीनों चीजें नहीं करते हैं, अगर हम वॉक नहीं करते हैं, अगर हम ऑयल वही यूज कर रहे हैं, रिफाइंड यूज कर रहे हैं, सॉल्ट भी रिफाइंड यूज कर रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता हमारी बॉडी का। ये तीनों चीजें तो बेहद जरूरी है, जो बेसिक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो घर में पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए जेंडर इक्वालिटी एक बहुत बड़ा इशू है। लड़का और लड़की हो हमारे घर में, या फिर आप वाइफ की बात करें या फिर आप हस्बैंड की बात करें, तो जेंडर इक्वालिटी का होना बेहद जरूरी है। अगर हम काम को मिल बांट कर करेंगे तो हमारा जो मेंटल प्रेशर है वो कम हो जाएगा। स्पेशली पुरुषों के बारे में ये कहा जाता है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। पुरुष भी अपना दुख दर्द रो कर बता सकते हैं। अपने इमोशंस को अगर पुरुष सप्रेस करते हैं ना, तो ये बीमारी में तब्दील हो जाता है। ये लिख लो पैटर्निटी लीव के। हेलो हेलो, सुनने दो ना यार, और क्या। हेलो हेलो। हाँ, हो गए आपके पॉइंट्स पूरे हो गए? हाँ सर, एक चीज और है। इसके अलावा हमने 3 पॉइंट्स पे बात करी कि सुबह वॉक करना है, सॉल्ट के बारे में बात कर ली हमने, ऑयल के बारे में बात कर ली, जेंडर इक्वालिटी के बारे में हमने कहा कि जेंडर इक्वालिटी होना जरूरी है। पुरुषों को अपने इमोशन सप्रेस नहीं करना है, राइट। और कोई भी मेडिसिन हमें जल्दबाजी में नहीं लेना है। पेन किलर्स का और फीवर के लिए, स्पेशली फीवर के लिए मैं कहना चाहूंगी कि एंटीबायोटिक का यूज करने से बचे, क्योंकि इससे ब्लड कैंसर होने की संभावना भी है। एंटीबायोटिक जैसे ही बॉडी में जाती है, उससे वायरस का मल्टीप्लिकेशन और बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। आपकी बॉडी पे सरफेस पे आपको फीवर फील नहीं होता है, लेकिन इंटरनली आपको फीवर रहता है, जो कि बोन मैरो तक पहुंचकर कैंसर तक क्रिएट कर सकता है। एंटीबायोटिक और फालतू की टैबलेट से हमें बचने की कोशिश करना है। ये हमारे पॉइंट है और हमें इन्हें लाइफ में किसी भी कीमत पर लागू करना होगा। ओके। और हार्ट पेशेंट के लिए सर, हार्ट पेशेंट जो है जिन्हें कि स्टंट लग चुका है, आपने कहा है जैसे कि, तो जो फ्लैक्स सीड ऑयल होता है, अलसी का जो तेल होता है, अलसी का तेल मार्केट में अवेलेबल है, तो वो भी अनरिफाइंड होना चाहिए, कच्ची घानी का होना चाहिए। अलसी का तेल उनके लिए लाभदायक हो सकता है। और योगा थेरेपिस्ट जितने भी हैं योगा थेरेपिस्ट, वो स्पेशली इन लोगों के लिए एक योगा बताते हैं जो जिन्हें स्टंट लग चुका है, और स्टंट कई बार निकल भी जाता है। इसके लिए डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की बुक है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। और जितने भी हार्ट पेशेंट हैं उन्हें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की बुक है, जिसमें कि क्लियरली लिखा हुआ है कि हार्ट का स्टंट निकल भी सकता है, और उसके लिए प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट को फॉलो किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा सब्जियां एंड फ्रूट्स पर हमें अपनी डाइट लेनी होगी, स्पेशली फॉर हार्ट पेशेंट। निकल कैसे सकता है? निकलने का मतलब क्या है? निकल कैसे सकता है? सर
निकल सकता है उसकी कंडीशन होती है। सबसे पहले हमें बीपी को नॉर्मल करना होगा, ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल होना चाहिए। उसके अलावा मैंने जो लाइफ चेंजेस बताए हैं पूरे 24 घंटे में, उन लाइफ चेंजेस को करने के बाद में बॉडी इंप्रूव होने लगती है। और बिना मेडिसिन के भी धीरे धीरे हमें मेडिसिन की क्वांटिटी को कम करना पड़ता है। जो भी मेडिकेशन हार्ट पेशेंट का चल रहा है उस मेडिसिन की क्वांटिटी को हमें स्लोली कम करना होता है। एंड एक बुक का नाम मैंने आपको बताया, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की बुक है हार्ट पेशेंट्स के लिए। अगर आप चाहें तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। उसने क्या है, मैं इसलिए फेवर कर रहा हूँ, उसको घर से बुलवाया। हेलो डिस्टर्ब कौन कर रहा है बीच में? सर आप प्लीज नोट कर लीजिए जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की एक बुक है हृदय रोग के लिए। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पूरी जानकारी उनकी बुक्स के बारे में मिल जाएगी। उनकी बहुत ही शानदार बुक है कि हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें। प्लीज आप नोट कर लीजिए, हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे, ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की बुक है और बहुत ही बेहतरीन बुक है ये। इसके अलावा हृदय रोग पर भी उनकी एक बुक है, अगर आप डालेंगे गूगल पर तो आपको अमेजोन पर अवेलेबल हो जाएगी। जिनका स्टंट लग चुका है उनका स्टंट भी निकल सकता है। अगर वो लोग डायरेक्टली डॉक्टर विश्वरूप राय जी से कांटेक्ट करेंगे तो उनका स्टंट निकलने की संभावना भी है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि उनका ब्लड प्रेशर कैसा है, उनकी लाइफ में चेंजेस किस प्रकार से हो रहे हैं, कितना चेंजेस वो करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलता है। लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने पर ही हार्ट का स्टंट निकलने के चांसेस बनते हैं। और उम्र भी इसमें प्रेफर होती है कि उम्र कितनी है और आपने किस तरह के मेडिकेशन को सालों से लिया है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसके साइड इफेक्ट को भी रिमूव करना होता है। ओके, थैंक यू। Any more question? Okay, good structure. और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो प्रोग्राम को एंड करते हैं। जी करिए, नो क्वेश्चन, कर सकते, प्रोग्राम एंड कर सकते हैं सब। okay. As we come to the end of this session, I would like to thank our respected chairman, Dr. Mahesh Shukla, for sparing his valuable time and grace this occasion. I would like to thank हमारे तो दुकानों Dr. Darshana खत्म हमारी वंडरफुल सेशन, जीवन वालों, और उन्होंने अपने व्याख्यान में ये बताया कि किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है और किस तरह से इसको लाइफ में बैलेंस लाया जा सकता है। सो इसलिए यार एक बार मैं बिल वंडरफुल सेशन। मैं जो बिल I गया thank all the उसका BMA members and invited guests. 4 लोड करने वाले Thank होंगे, you so much. अलग स्लिप बनवाना, अलग बिल बनवाना। Thank you all. हम लोग समझ रहे हो? Now this program is ended now. आया कि नहीं आया? हाँ तो बस तो खत्म। थैंक यू सर।